हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, जो कि प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि हम फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या इसका जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से है, और इसको हम सी प्लस प्लस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग में हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि फंक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देखेंगे कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और सबसे आखिर में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे फंक्शंस पर, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े पढ़े हैं उसमें जो कन्फ्यूजन या डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और बाद में अगर हम फंक्शंस को अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए हम उस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलो फंक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस पर और चर्चा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, इसको आप लोग इस तरह समझें कि हमारे पास ये एक मिनी प्रोग्राम होता है, यानी कुछ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं। जो हमारा जो मेन प्रोग्राम है, यानी हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है, उसके अंदर हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। उसके अंदर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को लेते हैं और उसको एक प्रॉपर नेम असाइन करते हैं, और प्रॉपर उसका एक प्रॉपर फंक्शंस होता है, यानी वो एक ख़ास काम करते हैं। तो उस छोटे सी प्रोग्राम को या उस कुछ लाइंस ऑफ कोड को हम क्या कहते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो फंक्शन इस तरह है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास मैं एडिशन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिशन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, यानी कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखूंगा। और फिर जहाँ पर भी मेरे प्रोग्राम में जो बड़ा जो प्रोग्राम है, मेरा जो मेन प्रोग्राम है, उसमें मुझे जहाँ पर भी एडिशन का यानी एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली उसी फंक्शन के ज़रिए क्या करूँगा, हमारा जो मिनी प्रोग्राम है उसके ज़रिए मैं अपना जो एडिशन का काम है उसको आसानी से कर सकूँगा। तो इसी तरह ये हमारे पास फंक्शंस का डिफिनीशन है। ये फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं या कुछ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, जो हम एक ख़ास ये एक प्रॉपर या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम उसको लिखते हैं, और उसका एक प्रॉपर नेम होते हैं जिसके ज़रिए हम उसको कॉल कर सकते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूशन के लिए बुला सकते हैं। तो इसके बाद हम फंक्शन की कुछ यूजेस देखेंगे। हमारे पास फंक्शन हमें कौन कौन से बेनिफिट्स देते हैं, यानी फंक्शन को हम प्रोग्रामिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमारे पास कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, ये हम एक बार फंक्शन को लिख देते हैं, और फिर जब एक ख़ास काम के लिए, सपोज़ करें मैं मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन लिखूँगा, और जहाँ पर भी मेरे प्रोग्राम में मुझे सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिंपली हर एक बार उसके लिए कोड नहीं लिखूँगा, लेकिन सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करूँगा और वो हमारे लिए सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देती है। हम एक बार फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं, और फिर जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम आसानी से कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कोड को क्लीन बना देते हैं, यानी उसको रीडेबल बनाते हैं। ये करता क्या है कि हमारे प्रोग्राम को जब हम देखते हैं या हम लिखते हैं तो हमारे पास प्रॉपर फंक्शंस डिफाइन होते हैं, और हर जगह पर उस फंक्शन को कॉल किया गया होता है। तो जैसे ही हम उस प्रोग्राम को देखते हैं या कोई और उसको प्रोग्राम को रीड करते हैं, तो उसे आसानी से पता चल जाता है कि ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है और यहाँ पर कॉल किया गया है। इसके बाद ये हमारे पास डिबगिंग में भी मदद देता है। डिबगिंग किसको कहते हैं, हमारे पास अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर्स है या कोई इश्यूज है जिसे हम फाइंड करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, तो उसको हम डिबगिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास एरर्स और जो इश्यूज है, यानी जो मिस्टेक्स है हमारी कोड में, उसको फाइंड करने में हमें मदद देता है। और किस तरह देता है, जैसे ही हमें कोई एरर एनकाउंटर हो जाता है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन सी फंक्शन में एरर है, तो सीधी हम जाकर उस फंक्शन में उस एरर को या उस इशू को हम आसानी से वहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे लिए ये डिबगिंग को आसान बना देते हैं।
तो ये था हमारे पास फंक्शन का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसका बेनिफिट्स के फंक्शन को हम प्रोग्राम में क्यों इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन को और समझने के लिए, उसको एक्चुअली देखने के लिए कि इसको हम सी प्लस प्लस में किस तरह लिखते हैं और ये काम किस तरह करते हैं। और मैंने यहाँ तक जितनी भी बातें बता दी है, तो उसी इन तमाम बातों को और तरीके से एक अच्छी तरीके से और क्लियर होने के लिए हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं। फंक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए है। उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसको किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में देखेंगे। फिर हमारे पास रिटर्न टाइप है, पैरामीटर्स है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये तमाम कॉन्सेप्ट फंक्शन से रिलेटेड है और उसको हम एक एक करके देखते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम इसको एक्चुअल कोड में देखेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो इसके लिए हम इस कोड में चलते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक होता है फंक्शनल डिफिनीशन और दूसरा होता है फंक्शन कॉलिंग। यानी हम फंक्शन डिफिनीशन से मुराद है कि हम फंक्शन को किस तरह, एक्चुअल जो फंक्शन का कोड होता है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं और कहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास फंक्शन कॉलिंग है, यानी जब हमने फंक्शन लिख दिया तो अब उसको इस्तेमाल में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फंक्शन डिफिनीशन आता है। तो फंक्शन डिफिनीशन में हमारे पास क्या होता है, इसको हम हमेशा मेन फंक्शन के बाहर बना देते हैं। यानी अगर हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं उसको हम कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यानी मेन फंक्शन से बाहर इसको डिफाइन करेंगे। और फिर हमारे पास फंक्शन जो कॉलिंग है उसको हम हमेशा कहाँ पर करेंगे, फंक्शन हमारा जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ और मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सिंटैक्स के बारे में भी बता देता हूँ कि इसका सिंटैक्स किस तरह है। तो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन, हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी एक फंक्शन का जो एक्चुअल कोड है उसको हम लिखेंगे। तो फंक्शन की डिफिनीशन में हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप को हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ सिंटैक्स का फ्लो देखिए कि हम कौन सी चीज़ को पहले लिखेंगे और कौन सी को किस चीज़ को हम बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। सपोज करें मेरे पास क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नाम लिखूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन क्या है, ये एक हमारे लिए एक मैसेज शो करे, ग्रीटिंग का मैसेज शो करे, यानी वेलकम टू यूनिवर्सिटी या वेलकम टू पाइथन, इसी तरह वेलकम टू सी प्लस प्लस, इस तरह का कोई ग्रीटिंग मैसेज हमारे लिए शो करे। तो मैं सिंपली सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखूँगा। रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, ये हमारे पास जो डेटा टाइप है वो सब है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं नेम लिखूँगा। नेम का वही रोल है जो वेरिएबल के लिए होते हैं, यानी इसको हम कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते, कीवर्ड नहीं बना सकते, इसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जो भी रूल्स वेरिएबल के लिए वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ ग्रीट के नाम से, ग्रीट, ठीक है, मैंने ग्रीट लिख दिया। इसके बाद मैं क्या लगूंगा, पेरेंथेसिस लगाऊंगा। इसके बाद मैं क्या लगूंगा, पेरेंथेसिस लगाऊंगा। और पेरेंथेसिस के अंदर हमारे पास जो होते हैं उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरी प्रोग्राम इंतहाई सिंपल है, यानी इसमें कोई पैरामीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए मैं यहाँ पेरेंथेसिस को खाली छोड़ दे देता हूँ। इसके बाद मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। तो अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया, यानी उसमें उसका इंटीजर भी स्पेसिफाइड, डेटा टाइप भी, रिटर्न टाइप जो है वो भी स्पेसिफाइड हुआ, उसका नाम भी स्पेसिफाइड हुआ, और उसके अंदर जो पैरामीटर वगैरह है वो भी मैंने बना दिए। यहाँ पर एक भी पैरामीटर नहीं है। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, वही कोड लिखूँगा जो एक्चुअल हमारा क्या करता है, हमारा फंक्शन इसको कर देता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली सी आउट ग्रीटिंग ऐसे मैसेज लिखूँगा, वेलकम टू सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने क्या किया, सिंपली ये मैंने फंक्शन डिफिनीशन किया, यानी फंक्शन को मैंने डिफाइन किया। फंक्शन को डिफिनीशन करने के लिए मैंने आप लोग को सिंटैक्स बता दिया कि सबसे पहले हम डेटा टाइप, रिटर्न टाइप लिखेंगे, इसके बाद हम नेम लिखेंगे, फिर पेरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमारा जो कोड होगा, यानी फंक्शन जो काम करेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम फंक्शन बॉडी भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे फंक्शन का एक्चुअल कोड होता है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर मैं अब चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को
यानी उसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको एक्चुअल हम अपनी कोड में इस्तेमाल करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉल करूँगा। तो कॉलिंग का मेथड क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है, वो ये है कि हमारे पास हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, ठीक है। मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख दिया ग्रीट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और जैसे ही मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और सेमी कॉलन लगाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग हो गया। तो इससे आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि हम फंक्शन डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं और कहाँ पर करते हैं। फंक्शन डिफिनीशन हम हमेशा मेन फंक्शन से बाहर करते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन से ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन उसको हम मेन फंक्शन से बाहर करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन कॉलिंग फंक्शन के अंदर करते हैं। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो ये सिंपली क्या करेगा, अब इसकी वर्किंग फ्लो को देखिए। ये क्या करेंगे, प्रोग्राम आप लोगों को पता है कि कंपाइलर क्या करता है, इन लाइंस को रीड लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम इसको रीड कर देता है, लेकिन वो स्टार्ट एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से। तो जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो कमेंट से इसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पर जब ग्रीट तक आ जाता है तो इसको पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो ये यहाँ से जाकर हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। इस फंक्शन को देखता है, इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ये ख़त्म हो जाता है तो ये दोबारा कहाँ पर आ जाता है हमारे पास। मैं यहाँ पर लिख भी दे देता हूँ सी आउट, एक लाइन डाल देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं लगा देता हूँ ओके, ठीक है। मैंने इस तरह का कोड लिख दिया। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही कंपाइलर यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको पता चल जाता है कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, तो यह आता है, इस फंक्शन में की जो अंदर जो भी है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है और इसी तरह ये नीचे आ जाता है और प्रोग्राम के एंड तक आ जाता है। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसने हमारा जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इसके मुताबिक काम किया या नहीं किया। सॉरी, इसको मैं रन कर देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस, यानी कंपाइलर जब ग्रीट तक पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो एक फंक्शन है, तो ये उस फंक्शन में वहाँ पर गया और वहाँ पर देखा कि उसके अंदर क्या है, एक मैसेज है जिसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसने उसको डिस्प्ले किया। और फिर इसके बाद ये नीचे आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखे ये यहाँ पर आ गया, और इसने जो स्टेटमेंट इसको भी एग्जीक्यूट किया और हमारे पास ओके प्रिंट हो गया। तो सिंपली ये हमारे पास फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे और फिर उसको सिंपली कॉल करेंगे। तो ये है हमारे पास फंक्शन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम रिटर्न टाइप देखेंगे, पैरामीटर्स को भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी देखेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि फंक्शन एक्चुअल क्या होता है। तो चलो इसको और भी देखते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन से रिलेटेड, वो हमारे पास क्या है, वो है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फंक्शन किस तरह काम करते हैं। फंक्शन कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, यानी कुछ वैल्यूज़ लेंगे, और उस वैल्यू पर हमारे पास उस डेटा पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, यानी एक स्पेसिफिक टास्क करेंगे, और उसके बाद हमें एक आउटपुट देंगे। तो ये आउटपुट, इस आउटपुट को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम रिटर्न टाइप लेते हैं। इस आउटपुट को इस्तेमाल करने के लिए, इसको डिफाइन करने के हम क्या लेते हैं, हम रिटर्न टाइप लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। सपोज करें मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं उसका रिटर्न टाइप लगा लेता हूँ। अब हमें रिटर्न टाइप का पता किस तरह चलेगा कि हम रिटर्न टाइप इंटीजर लेंगे, फ्लोट लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो क्या है, वो हमारे पास 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसको हम 2 नंबर देंगे और उसको क्या करेंगे, उसको ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हम 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करें तो उसका आंसर अभी इंटीजर आ जाता है, तो इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या लिया, इंटीजर लिया, ठीक है। अब मैं फंक्शन का नाम लूँगा, तो सपोज करें मैंने उसको ऐड लिया। इसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अब मैं पैरामीटर डाल दूंगा। पैरामीटर के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर सिंपली हम जो इनपुट फंक्शन को जो इनपुट देना चाहते हैं उसको हम सिंपली पैरामीटर कहते हैं, और उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। इसके बाद हम एक्चुअल कोड लिखेंगे, तो हमारे पास हम एक और वेरिएबल लेंगे, एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने उसको ऐड किया। इसके बाद मैं रिटर्न करूँगा सम, ठीक है। यानी इस प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ।
देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, 2 नंबर को ऐड करना। तो ये 2 नंबर को ऐड कर देता है और उसको सम में डाल देता है और फिर ये फंक्शन हमारे पास जो ये फंक्शन है ये हमें उस रिज़ल्ट को दोबारा ये हमें दे देता है, यानी उसको हमें रिटर्न कर देता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज़ करें मैं इस फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ कंट्रोल+V, ठीक है? यहाँ पर मैं बात ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप नहीं है, यानी सिंपली उसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ मैसेज डिस्प्ले हुए हैं या कुछ ऑपरेशन हुए हैं जिसका हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाइड। यानी जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं हो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर वाइड लगाएंगे। यहाँ पर देखें इसने रिटर्न के सामने एरर दिखा दिया कि ये एरर है, तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर रिटर्न की ज़रूरत भी नहीं है, अगर मैं यहाँ रिटर्न नहीं लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पर रिटर्न लिखे और सेमीकोलन लिखे, ठीक है? यहाँ पर हम 82 लगा देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसका हमारे पास 2 फंक्शन है, ये एक 8 के नाम से है, एक 82 के नाम से, ठीक है? फ़र्क दोनों में क्या है, एक में मैंने रिटर्न टाइप लिया है और एक में नहीं लिया है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैं पहले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है? तो पहले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और उससे जो रिज़ल्ट आता है उसको मैं एक और वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, एंड रिज़ल्ट में स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है? और हमारे पास फंक्शन क्या है, ऐड, और उसके अंदर मैं 2 नंबर्स दे देता हूँ, सपोज़ करें 2 और इसके बाद में 8, यानी 2 और 8 को ये ऐड करेंगे और हमें 10 देगा, ठीक है? इसको मैंने इस तरह किया। इसके बाद मैं इस रिज़ल्ट को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये ठीक है या काम करती है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको सी आउट कर देता हूँ, इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। आप लोगों को जस्ट वाइड और रिटर्न, यानी जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं हो और जिसका रिटर्न टाइप हो उसमें जो डिफरेंस है उसको आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैंने 82 को भी, यानी दूसरा जो फंक्शन है उसको रिजल्ट 2 में ऐड किया, ठीक है? डिफरेंट वेरिएबल्स लिया और डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शन थे उसको मैंने कॉल किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एरर नहीं देता और ये एरर देता है, क्यों? यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन, यानी हमारे पास जो ऐड का फंक्शन है, ये जो आउटपुट देता है उस पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी उसको अगर हम किसी और वेरिएबल में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, किसी और वेरिएबल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम इसको यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ कि इससे जो आंसर आ जाए उसके साथ में, उस आंसर के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये पहला जो फंक्शन है, ऐड का जो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये हमें हमारा जो आंसर है उसको रिटर्न कर देता है। रिटर्न का मतलब ये है कि इससे जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। उसको हम दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं, उसको हम इस पर और ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको का डिवीजन कर सकते हैं, उसके साथ हम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो, वाइड हो, यानी उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं हो, तो फिर हम उस नंबर के साथ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, या इस फंक्शन 82 ने 2 नंबर लिए हैं और उसको ऐड किया है, लेकिन इसने रिटर्न कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इसको दूसरी वेरिएबल में नहीं डाल सकते, इसके साथ हम इस तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसके साथ हम यहाँ पर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन वगैरह इस तरह हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें एरर देगा। एरर इस तरह देगा कि हमारे पास ये फंक्शन जो है ये क्या है, ये इसका रिटर्न टाइप नहीं है, इसको हमने एक दूसरे वेरिएबल में डाला है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है उसके आंसर से हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हम उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जिसका रिटर्न टाइप नहीं है उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें सिर्फ वैल्यू दे देता है। अब लोग आपके जहन में ये भी बात आ चुकी होगी कि अगर ये हमें कुछ नंबर नहीं देता तो फिर हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? तो सिंपली इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कुछ मैसेज, यानी जब कोई मैसेज शो करना चाहते हैं, सिंपली उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना दूँ, यहाँ पर देखिए, वाइड ग्रिड के नाम से, जिस तरह हमने पहले बनाया था, और इसके यहाँ पैरेंथेसिस लगा लूँगा और इसमें कोई हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, सिंपली सी आउट में करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा
वेलकम। ठीक है, तो इस तरह का मैसेजेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए, शो करने के लिए हम जो भी फंक्शन बनाते हैं उसका हमारे पास डेटा टाइप क्या होगा, वो वाइड होगा, क्योंकि ये इसके साथ फिर हम कुछ नहीं करते, ये सिंपली हमें डिस्प्ले करने के लिए या मैसेज शो करने के लिए हम इस तरह का फंक्शंस बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से रिटर्न टाइप का और वाइड में जो मेन डिफरेंस है उसका पता चल चुका होगा कि इसका मतलब क्या है। अब ये रिटर्न टाइप फ्लोट भी हो सकते हैं, बोल भी हो सकते हैं, ये हमारे फंक्शन की भी फंक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारे फंक्शन किस तरह का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे फंक्शन का जो आउटपुट है वो किस टाइप का है, उसके मुताबिक हम क्या लगाएंगे, हम रिटर्न टाइप लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिटर्न टाइप का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास पैरामीटर्स को सिंपली हम इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी जो वैल्यूज़ फंक्शन एज एन इनपुट लेते हैं और फिर उस पर ऑपरेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये नंबर्स भी हो सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली वैल्यूज़ भी हो सकते हैं और हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। पैरामीटर को हम कहाँ पर यानी डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, पैरामीटर को हम हमेशा हमारा जो फंक्शन का पेरेंथेसिस ब्रैकेट है, यानी जो पेरेंथेसिस है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऐड का फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर है, वो एक ये है फ्लोट ए और दूसरा हमारे पास क्या है, इंट बी है। तो पैरामीटर को हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसका एक नाम होगा और उस नाम यानी उस नाम के का एक टाइप भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह तो ये गलत कंसिडर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइप भी स्पेसिफाइड करना होगा। ठीक है, तो अब ये फंक्शन क्या कर देते हैं, दो इनपुट लेते हैं, एक फ्लोट टाइप का और दूसरा इंटीजर टाइप का। सिंपली इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारा फंक्शन क्या करते हैं, इस ए और बी यानी जो पैरामीटर है उस पर ऑपरेशन कर देता है, ए प्लस बी, और फिर इसको हमें यानी इसका रिजल्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर होते हैं, यानी जो पेरेंथेसिस के अंदर हम जिन वेरिएबल्स को या जिन वैल्यूज़ को लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम इसका टाइप स्पेसिफाइड करेंगे और उसका एक नाम लेंगे। ठीक है, अब बात यह है, हमारे पास इस तरह का फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसका कोई पैरामीटर नहीं हो। यहाँ पर अगर हम ग्रिड को देखें, ग्रिड एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता, मैंने आप लोगों को पिछली रिटर्न टाइप की डिस्कशन में बता दिया, और इसका पैरामीटर भी नहीं होता, क्योंकि हम सिंपली एक मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हमारे पास पैरामीटर नहीं होते तो इस जगह को हम खाली छोड़ देते हैं, या इसके अंदर हम वाइड लिख देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कोई मसला नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। कुछ कंपाइलर्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर लिखना ज़रूर होता है, लेकिन वी एस कोड और ये जो एडवांस कंपाइलर है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स नहीं होते। अब इसको हम कॉल किस तरह करेंगे, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऐड को क्या करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको कॉल कर देता हूँ तो इसके अंदर अब हम ये मुझसे यहाँ पर लिखा भी है, ये दो पैरामीटर मांग रही है, यानी ये कह रहा है कि आपका जो पहला पैरामीटर है वो फ्लोट डेटा टाइप का होगा और दूसरा क्या है, वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पर मैं जब भी वैल्यू दूंगा तो इसी को देख कर मैं दूंगा, यानी हमने यहाँ पर जिस तरह जिस ऑर्डर में और जिस डेटा टाइप का पैरामीटर यहाँ पर हमने असाइन किया है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, उसके मुताबिक मैं वैल्यूज़ यहाँ पर भी दूंगा। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 5.5, ठीक है, फिर कामा लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ कि आप जितनी भी पैरामीटर डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी फंक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पैरामीटर चाहिए, तो उसके मुताबिक आप जितनी भी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिया 5.5 और दूसरा मैं लेता हूँ 4। ठीक है, तो ये फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसका जो मैंने वैल्यू इनपुट किया है वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर क्या है हमारे पास, हम ऑर्डर को देखते हैं, फ्लोट है
तो मैंने वैल्यू कौन सी डाली है, यानी फ्लोटिंग हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हमारे पास इंटीजर है, तो इसके बाद मैंने क्या दे एक इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि हमने किस ऑर्डर में पैरामीटर्स को डिफाइन किए हैं, उस ऑर्डर के मुताबिक हम वैल्यूज़ को भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं सपोज करें इंट बना देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर 5.5 नहीं डालूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली 5 डालूंगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको देखेंगे कि हमने किस टाइप के डेटा वेरी पैरामीटर्स को डिफाइन किए हैं, तो उसके मुताबिक हम अपने फंक्शन में वैल्यूज़ को डाल देते हैं। एक और बात, अगर यहाँ पर मैं फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यूज़ को इनपुट कर देता हूँ, यानी कोई वेरिएबल वगैरह नहीं इनपुट कर देता, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। क्या, इसको फिर हम आर्गुमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट है। इस फंक्शन का आर्गुमेंट्स का क्या है, 5 और 4 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं एक इंटीजर बना देता हूँ इंट एक्स। ठीक है, और उसमें मैं वैल्यू देता हूँ 7। इसके बाद मैं एक इंटीजर बना देता हूँ वाई इज इक्वल टू 4, और मैं इस वैल्यूज़ की बजाय क्या कर देता हूँ, उस इंटीजर को इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं और इंटीजर यानी वेरिएबल को भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अब क्या मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर इन वेरिएबल्स को डाल दिया। अब ये फंक्शन इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अब हम इसको आर्गुमेंट नहीं कहते, इसको अब हम पैरामीटर्स, एक्चुअल जो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है वो इसी को कहते हैं। लेकिन जब हम वैल्यूज़ डायरेक्टली डाल देते हैं तो फिर उसको हम आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट के फंक्शन में पैरामीटर्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं, और इसको हम किस तरह कॉलिंग में भी इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है, तो इसको हम इस तरह समझते हैं। इसके लिए मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट टू के नाम से। ठीक है, फंक्शन क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं और फिर इस इनपुट को अपडेट कर देते हैं, यानी उसको एक 1 से इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीमेंट उसका कर देते हैं। ठीक है, सिंपली ये फंक्शन यही कर देता है। हम यहाँ पर देखें, मैंने एक इंटीजर लिया है, यानी एक वेरिएबल इंट डेटा टाइप का लिया है, जिसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, 7 स्टोर्ड है। फिर इसके बाद मैंने सिंपली उसको प्रिंट किया है, और फिर इसके बाद मैंने उस वेरिएबल को फंक्शन में अप्लाई किया है। तो अब इस तरह है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7 है। यहाँ पर फंक्शन क्या कर देता है, उस 7 को लेता है और उसको इंक्रीमेंट करता है, इसको 8 बना देते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर देता है, 7 + 1 कर देता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर जब हम एक्स को दोबारा प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलो इसको रन कर देते हैं और देखते हैं कि इस तरह है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास उसी तरह का नहीं है, ये हमारे पास दोनों 7 7 है। अब ये क्यों है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल फंक्शन से पास किया है वो किस तरह किया है, वो बाय वैल्यू पास किया है। बाय वैल्यू से मतलब ये है कि मैंने जब इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को पास किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने सिंपली इस वेरिएबल का जो वैल्यू है इसको एक और वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो ए का वेरिएबल है इसके अंदर मैंने 7 डाल दिया है। ठीक है, अब उस ए पर ऑपरेशन हुआ, वो 8 बन गया। इस हमारे पास इस फंक्शन के अंदर ए पर जो ऑपरेशन है, हमारे पास वैल्यू क्या है, वो 8 है। लेकिन इसने एक्चुअली हमारे पास जो ये एक्स है इसमें चेंजेस नहीं किया है। चेंजेस इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसने एक और कॉपी बना दिया है, यानी दूसरा वेरिएबल बना दिया है, और उसके अंदर उसने चेंजेस किया है। लेकिन इस एक्स के अंदर इसने चेंजेस नहीं किया है क्योंकि इसको हमने पास बाय वैल्यू पास किया है। ठीक है, यही वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अब जब हम रेफरेंस को देखेंगे तो फिर आप लोग को समझ आ जाएगा कि पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम इस दूसरी वेरिएबल को देखते हैं। इसको मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ। दूसरी फंक्शन को अगर देखें तो इंक्रीमेंट टू के नाम से है, लेकिन इसमें वही फंक्शन है। ये क्या, एक वैल्यू लेता है और फिर उसको अपडेट कर देता है, सिंपली वही फंक्शन है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ लगा लेता हूँ, हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है उसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ।
अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पास बाय रेफरेंस कहते हैं। यानी जब हम वैल्यू को रेफरेंस के जरिए पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम पैरामीटर के साथ एंड लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। मैं इस इंक्रीमेंट 2 को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पिछले की तरह यहाँ पर 7 होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 आ गया। अब चेंज हुआ है, ये क्यों हुआ है, पास बाय रेफरेंस के जरिए। पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, ये क्या कर देता है, यहाँ पर देखिए पास बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर जब इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डाल दिया है तो इस तरह नहीं करता कि यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेता है और उस वेरिएबल यानी दूसरा वेरिएबल बना देते हैं और उसके अंदर 7 डाल देते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करता है। इस तरह नहीं करता। ये क्या कर देते हैं, ये इस वेरिएबल का एड्रेस लेते हैं, यानी इस वेरिएबल ये मेमोरी में जहाँ पर पड़ा है उसका एड्रेस लेते हैं, और जब ये चेंजेस कर देता है, वैल्यू को अपडेट कर देता है, तो एग्जैक्टली इस वेरिएबल के अंदर कर देता है। यानी ये दूसरा कॉपी नहीं बना देते, ये हमारे पास एग्जैक्टली हमने इससे जो वेरिएबल पास किया है उस वेरिएबल के अंदर ये चेंजेस कर देता है, क्योंकि हमने इससे एड्रेस पास किया है। अब कंपाइलर को ये पता नहीं है कि ये दूसरा यानी हमारे पास ये एक नया वेरिएबल है। कंपाइलर एड्रेस को देखते हैं और एड्रेस क्या करते हैं, वो सिंपली एक्स को पॉइंट कर देते हैं। तो जब हम चेंजेस कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, वो उसी वेरिएबल में चेंजेस कर देते हैं जिसका एड्रेस हमने पास किया है। तो पास बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि सिंपली हम एक वेरिएबल का रेफरेंस पास करें, उसका एड्रेस पास करें, ठीक है। तो एड्रेस से क्या हो जाता है कि हमारे पास उस वेरिएबल में चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर सी आउट एक्स यहाँ पर लिखूँ तो पहले ये 7 प्रिंट करेगा, इसके बाद हमें फंक्शन से क्या पास कर देता हूँ, यानी हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसको पास कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअल हमारे पास जो एक्स है उसकी रेफरेंस पास कर देता हूँ, उसका एड्रेस उसको बता देता हूँ। जब वो अब हमारे पास फंक्शन क्या कर देता है, उसमें चेंजेस कर देता है ना। तो जब वो फंक्शन चेंजेस करता है तो एग्जैक्टली हमारे पास इस एक्स के अंदर होता है, ठीक है। एक और काफ़ी नहीं बनती, यानी दूसरा वेरिएबल नहीं बनता, सिंपली हमारे पास डायरेक्टली इसके अंदर हमारे पास चेंजेस कर देता है। तो अब इसके पास हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो जब हम सिंपली पास बाय वैल्यू को यानी सिर्फ पास बाय वैल्यू फंक्शन के अंदर पैरामीटर डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके अंदर इस तरह का हमारा जो प्रोसीजर है इस तरह करेंगे। लेकिन अगर हम रेफरेंस के जरिए पास करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ एंड लगाएंगे। तो ये था हमारे पास पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। इसको जब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे तो उस पर एक प्रॉपर इसका एक एग्जांपल है, और वो है स्वैप टू नंबर। ये एक प्रॉब्लम है, यानी एक इसको हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, जिसको हम पास बाय रेफरेंस के ज़रिए कर सकेंगे, और हमारे पास पास बाय वैल्यू के ज़रिए वो नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पर इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना समझिए कि हमारे पास पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होते हैं। हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 फंक्शन है और सबका नाम क्या है, यानी सबका नेम क्या है, वो सेम है। हमारे पास ये भी सम है, ये भी सम हमारे पास सेम है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंटीजर यानी मेरे पास 2 पैरामीटर है और दोनों का डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। यहाँ पर अगर हम देखें 2 पैरामीटर है लेकिन एक का डेटा टाइप डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें 3 पैरामीटर है, तीनों का डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पैरामीटर है, लेकिन पहले वाले का इंटीजर है और बाद जो नेक्स्ट आता है उसके डबल है। तो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, जब हम एक नाम से 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, और उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें सिर्फ पैरामीटर का डिफरेंस होता है, यानी उसका पैरामीटर डिफरेंट होता है। तो उसका पैरामीटर अब किस तरीके से डिफरेंट होता है, यानी वो या नंबर में डिफरेंट हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें 2 पैरामीटर है और इसमें 3 है, बाकी इसका डेटा टाइप सेम है, ठीक है। तो ये दोनों इसका पैरामीटर डिफरेंट है और नेम सेम है, तो ये हमने क्या किया है, फंक्शन ओवरलोडिंग किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पैरामीटर डिफरेंट का मतलब ये है कि वो हमारे पास डेटा टाइप भी उसका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका डेटा टाइप डिफरेंट है तो वो भी फंक्शन ओवरलोडिंग में आता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पहले वाले का इंटीजर है 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन पहले वाले का इंटीजर है और ये हमारे पास डबल है, यानी फ्लोट वाला है। तो अब इसको ये भी हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग में आता है। तीसरा हमारे पास क्या है, ऑर्डर, यानी अगर पैरामीटर का ऑर्डर भी चेंज है तो वो फिर भी हमारे पास किस चीज़ में आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में आता है। यहाँ पर देखिए
हमारे पास इसको और इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो इसमें डबल पहला है और इसमें इंटीजर पहला है, बाकी हमारे पास 2 है और डेटा टाइप भी हमारे पास सेम है। तो सिंपली अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन है, उसका नाम सेम है और उसका सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग इसे कहते हैं। जब मैं इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, ठीक है? मैंने कॉल किया। अब कंपाइलर को किस तरह पता चलता है कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि सम तो सबका नाम है, ठीक है? तो वो किस चीज़ को देखता है? वो हमारे पास पैरामीटर्स को देता है। चलो अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3 और 5, तो ये फंक्शन अब किस फंक्शन को कॉल करेंगे? यानी हमारे पास ये यहाँ पर हमने जो फंक्शन कॉल किया है, ये कौन से फंक्शन को कॉल करें? ये क्या करेंगे? ये कंपाइलर जब यहाँ पर आ जाता है तो ये इस पैरामीटर को देखते हैं कि हमारे पास दोनों इंटीजर है, तो क्या कर देते हैं? इस वाले को पिक कर देते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो सिंपली इसी प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसने क्या किया? इसने इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन ने हमारे पास जो इनपुट थी उस पर ऑपरेशंस भी किए और हमें वैल्यू भी दे दिया, लेकिन बाकी जो हमारे पास फंक्शन है इसको इसने कॉल नहीं किया। इसी फिनोमेना को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ? 3.6 दे देता हूँ, तो अब कंपाइलर जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसको पता चल जाए कि पहला डबल है यानी फ्लोट है और उसके बाद हमारे पास क्या है? इंटीजर है। तो ये इसको कॉल कर देता है, इस फंक्शन को, और बाकी तीनों को छोड़ देता है। इस तरह हमारे पास ये काम कर देता है। अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ 7, तो अब हमारे पास इनपुट क्या है? 3 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये इस फंक्शन को कॉल करता है, बाकी सबको छोड़ देता है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसको हम करते क्यों है? ये हमारे पास कोड रीयूजेबल, हमारे पास कोड रीडेबल बनाते हैं। यानी हम अगर फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास नहीं होती तो हम क्या करते? हमारी बेसिक लेवल पर हमारे पास ये कोड को रीडेबल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास ये नहीं होती तो हम किस तरह करते? फंक्शन हम लगा देते फंक्शन ऑफ सम ऑफ इंटीजर, ठीक है? और इस तरह हम इसको लगाते, इसका नाम इस तरह रख देते। ये हमारे पास नाम को आसान बना देते हैं। हमारे जो फंक्शन का नाम है वो उसको आसान बनाते हैं। हम इस तरह लगाते डबल, ठीक है? और एंड और इस तरह। तो ये हमारे लिए फिर मुश्किल होता, इसलिए हम एक ही नाम से फंक्शन बना देते हैं। इसमें सिर्फ पैरामीटर को चेंज कर देते हैं और सिंपली हम जब इसको कॉल कर देते हैं वो पैरामीटर को देखते हैं और इसी के मुताबिक अपना फंक्शन चूज़ कर देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसको हम फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये उसी का कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फंक्शंस इन C++, जिसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने समझने की कोशिश की कोड के ज़रिए। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर इसका देखना मुश्किल हो जाता है। वीडियो का लेंथ इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये सिर्फ हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ आ जाए तो फिर कोई भी मसला नहीं होगा आप लोगों को प्रोग्रामिंग करते वक्त या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझे, उसको ख़ुद भी उस पर कोड करें और इसी तरह हम जब इस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको हम वहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।